नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। युद्ध में जब पुराने दांव बेअसर साबित हो जाएं तो फिर नई रणनीति की दरकार बढ़ जाती है। विपक्षी दल इस वक्त 24 की तैयारी में जुटे हैं और उधर बीजेपी का पहला लक्ष्य उन राज्यों में सरकार बनाने का जहां पिछली बार उसे करारा झटका लगा था। इसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कर्नाटक जैसे नतीजों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अब फूंक फूंक कर पार्टी कदम आगे बढ़ा रही है। वो पार्टी जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों को मैदान में उतारती थी, उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39, छत्तीसगढ़ के लिए 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अच्छा, खास बात यह है कि ये जो सीटें हैं, ये ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी पूरा फोकस बीजेपी का कांग्रेस पर हावी होने का है। जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे, वहां पार्टी की पकड़ जो है वो काफी कमजोर मानी जाती रही है। ज्यादातर सीटें ऐसी ही हैं जहां बीजेपी या तो अब तक जीत का कमल खिला नहीं पाई या फिर अभी बेहद कमजोर स्थिति में है। लेकिन इस बार इन्हीं कमजोर सीटों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बीजेपी बनाना चाह रही है। बीजेपी यह भी जानती है कि इन राज्यों के नतीजों का असर सीधे सीधे लोकसभा चुनाव पर होगा। ऐसे में वो कोई कील कांटा बाकी नहीं रखना चाहती। साल के आखिर में जिन बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में मतलब लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की। ऐसे में कांग्रेस के पास भी ये मौका बड़ा है जब वो बीजेपी को हराकर खुद को इंडिया गठबंधन में और ताकतवर बना सकती है। लेकिन सवाल है, अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो इंडिया गठबंधन पर इसका कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि इस गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले ही कई पेच भी गठबंधन में नजर आने लगे हैं। और सवाल यह भी, 24 के सियासी घमासान में बीजेपी के फ्रंट फुट प्लान का कांग्रेस के पास तोड़ क्या है। उससे भी बड़ा सवाल, जब बीजेपी इतनी एडवांस तो विपक्ष की जीत का कितना है चांस। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सियासी पलटवार। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। हमारे सेनापति अब मैदान में, युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, खलराज बन। इनकी नीति और नियत ही ठगने वाली। युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देखती हैं। कांग्रेस परेशान है। माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार। कौन ऐसा है अंदर से जो खुश है? मोदी अमित शाह से कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, एमपी अंदर से खुश नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो तबाही मचा रखी है मध्य प्रदेश में, जनता त्राही त्राही कर रही है, उनकी विदाई लगभग तय है। तो 100 चूहे मिलकर के एक शेर को हरा सकते हैं। कांग्रेस की तो सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की तो कोई शाखा ही नहीं है। अटल बघेल, भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। कुरान सिंह की टिकट मिलना क्या संकेत है कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले। आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ को कोई आगे ले जा सकता है, छत्तीसगढ़ के तरक्की और खुशहाली कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। यहाँ की सरकार के मन में खौफ, हारने का डर, और ये डर अच्छा कि लोकसभा आप हारने जा रहे हैं, विधानसभा आप हारने वाले हो। पटना और बेंगलोर में जो बैठकें हुई, ये बहुत ही सक्सेसफुल बैठक, तो सब प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज के शो में। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जेडीयू के सचिव राजीव रंजन, आरएलजेडी के प्रवक्ता माधव आनंद,
वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत में राधिका खेड़ा आपके साथ करती हूँ। बीजेपी की 23 चुनाव के लिए धुआंधार तैयारी, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 20 साबित होती नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी तो बहुत तैयारियां करती है। ये डबल इंजन सरकार के नाम पे वोट मांगी उन्होंने। हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, फिर कर्नाटक में तो उन्होंने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। वहाँ की जनता को हमारे स्वयं के गृह मंत्री ने इतना तक धमका दिया कि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई गृह मंत्री ऐसे जनता को धमका रहा है। सीधा धमकाया गया, लेकिन वहां की भी जनता ने जवाब दे दिया। अब आती है बारी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का जाल बुनाने की कोशिश कर रही है, पर वहां की जनता सब देख रही है। उन्होंने देख लिया बीते 5 साल में वहां पे कांग्रेस की सरकार ने कितना बढ़िया काम किया। धान की अगर सबसे ज्यादा कीमत पूरे देश में कहीं दी जाती है तो छत्तीसगढ़ को दी जाती है। छत्तीसगढ़ का किसान बिल्कुल खुशहाल है। काम पर अभी आ जाऊंगी, युवा छत्तीसगढ़ के काम पर अभी आ जाऊंगी, लेकिन मैंने शुरुआत जो है वो तैयारियों को लेकर की है, तो जरा पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर काम की बात कर लेंगे। मैं के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। जिस बात का जिक्र यहाँ पर राधिका जी की तरफ से किया गया कि साहब हिमाचल और कर्नाटक, वो जो करारी हार मिली है बीजेपी को, ये उसी का सर इफेक्ट माना जाए, साइड इफेक्ट माना जाए कि तैयारियां ऐसी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों का नाम हाजिर हो गया? मुझे आश्चर्य है रोमाना जी कि आपको हिमाचल की हार दिखती है, लेकिन गुजरात की इतनी बड़ी जीत उसी समय तो आपको सामने नहीं है, वो कांग्रेस नहीं देख पा रही। जिस समय ये हिमाचल जीते उस समय हम गुजरात कितने मार्जिन से जीते, और अब तो पूरे ईयर का 1 वर्ष के अंदर अंदर ही कई चुनाव हुए हैं। और मैं तो 2 वर्ष के यदि चुनाव का आंकड़ा आपको बता दूं तो 11 चुनाव हुए 2 वर्ष के अंदर अंदर। 22 और 23 में 11 चुनाव में 8 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 राज्यों में कांग्रेस जीती और 1 में आम आदमी पार्टी जीती। तो किसकी करारी हार है और किसकी करारी जीत, ये आपके करोड़ों दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्या है, कांग्रेस को इस समय डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो एक कर्नाटक रट्टा लगा के बैठे हैं। लेकिन यही 17 सीट पे सिमट गए गुजरात जैसे राज्य में, ये इनको समझने दिखता नहीं। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार सरकार बनाए, उत्तराखंड में हम दूसरी बार सरकार बनाए, गोवा में हम दूसरी बार सरकार बनाए, वो जीत इनको दिखाई नहीं पड़ती। खैर, ये इनकी चीजें हो सकती हैं, उस पर मुझे नहीं कहना। आप उसी पे खुश रहे कर्नाटक पे तो अच्छी बात है। लेकिन हमारी जहां तक आप तैयारी की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, और वो किसी भी चुनाव को हम कमजोरी से नहीं लेते। हर चुनाव की एक नई रणनीति के साथ जाते हैं, नई तैयारियों के साथ जाते हैं। आप हमारे प्रवास देख लीजिए, बैठ के देख लीजिए, और हम निश्चित तौर से इस बात से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने 15 साल छत्तीसगढ़ में की जनता ने हमें 15 साल शासन करने का मौका दिया। ठीक है, पिछली बार हराया। तो मध्य प्रदेश के अंदर में हमें 20 साल से उन्होंने अवसर दिया है, वो हम वहां पर कर रहे हैं। तो ये जो इस बार तब्दीली हुई है तैयारियों में, रणनीति में जो तब्दीली देखी जा रही है, जहां पर तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव की उम्मीदवारों के कुछ नाम का ऐलान कर दिया गया है। राजीव रंजन जी, सुना आपने? के शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब ये नई रणनीति है और नई तैयारी है, और ये पार्टी का कॉन्फिडेंस है जो नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है सर? अब देखिए, हालात इतने बुरे हैं कि उसको संभालने की कोशिश किसी भी पार्टी को करनी ही पड़ती है। जो चुनाव के सर्वे जिनको आधिकारिक तौर पर कोई भी पार्टी उस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन उन राज्यों का मूड क्या है, रुझान क्या है, उसके संकेत मिलने लगे हैं। और न केवल जिन राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, मैं तो कहूँगा देश में जिन 5 राज्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी कोई बेहतर स्थिति में लौट करके आने वाली नहीं है। अब परिस्थितियां क्या है, ये बोलते हैं 11 चुनाव हुए, उसमें हमने कितने जीते, हमने आपसे वो राज्य छीने हैं। आप हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता में थे, वहाँ से हम लोगों ने वहाँ आपसे छीना। हम लोगों का मतलब कांग्रेस का मतलब है, इंडिया का मतलब है। और आपके पास तो आपका जो ये भगवा साम्राज्य है, इसमें तो अनेक ऐसे राज्य थे जो आप जीत रहे थे।
हम तो वही बोल रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता की जो गिरावट है वो चुनाव नतीजों में दिख रही है और इसीलिए आपने अपनी रणनीति में बदलाव किया। कुछ पार्टियां ऐसा करती थी जी, समय के पहले उम्मीदवार तय करती थी, उस पर भाजपा के नेताओं के व्यंग्यात्मक बयान भी आते थे, लेकिन अब उन्हें ये करना पड़ा इसलिए कि अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का करिश्मा चूक रहा हो। जो उन राज्यों में इनकी सरकारें या इनकी पार्टी के नेताओं के जो कारनामे हैं उसकी वजह से जनता में इनकी साख कमजोर हुई है, तो एक प्रयोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी बात की, चेहरे का करिश्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आप इस चर्चा में लेकर आए हैं, उस पर मैं आगे के शर्मा जी से जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं माधव आनंद जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। माधव जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर राजीव रंजन जी की तरफ से किया गया कि साहब हालात बुरे हैं, लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहा है, इसी वजह से ये रणनीति बदलनी पड़ रही है सर कि चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ नहीं लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी कर दी गई है। रुमाना जी, हालात बुरे किसके हैं ये तो राजीव जी को ही पता है। जिस बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और बिहार की हालात क्या हैं, आज पत्रकार की हत्या हो जाती है, राजीव जी भी काफी बाइट में सुन रहा था, और आज देखिए बिहार में लगातार किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कंट्रोल नहीं है, कोई अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है, पुलिस भी सेफ महसूस नहीं कर रहा है, ना पत्रकार, आम जन की बात तो छोड़ दीजिए। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीना चुनाव के लिए तैयार रहती है, यह कहने मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है। उसकी तैयारी हमेशा रहती है, कभी भी आप इलेक्शन करा लो बीजेपी को उसमें जैसे कहीं कोई बेहिचक कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि संगठन इतना बीजेपी का मजबूत है। बिल्कुल। अब देखिए जहां तक बीजेपी का कॉन्फिडेंस कि अभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का अनाउंसमेंट भी नहीं किया। पहले क्या होता था, लोग वेट करते थे कि कांग्रेस प्रत्याशी जारी करेगा या बीजेपी प्रत्याशी जारी करेगा, उस कैंडिडेट को देखेंगे, उसके बाद दूसरे पक्ष जो है कैंडिडेट उतारेगा। लेकिन बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में कि देखिए उन्होंने किसी की चिंता नहीं की, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने कैंडिडेट का नाम जारी कर दिया। यह दिखाता है कॉन्फिडेंस जो रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश भर में काम हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, यह दिखाता है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस काम के बल पर काम बोलता है। ठीक है, अगर काम आप कह रहे हैं साहब ये कॉन्फिडेंस दिखाता है काम के बल पर, ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस। दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। अभय जी पहले आप आ जाइए, आप किस नजर से देख रहे हैं सर तारीखों के ऐलान से पहले जो कभी रणनीति का हिस्सा रहा नहीं बीजेपी के, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और वो भी ऐलानिया तौर पर उन सीटों पर जो बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए ये सीटें मुश्किल पैदा करती रही हैं, हमारी स्थिति इन सीटों पर कमजोर रही है, इसका मतलब मायने आपकी नजर? देखिए, मुझे जब ये खबर मिली, जब मैंने ये खबर देखी तो मेरे दिमाग में फौरन एक नाम आया जो है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में तकरीबन ऐसा करती है। हाँ, चुनाव की तारीख घोषित होने के बहुत पहले, भाजपा ने तो थोड़ा कम पहले किया है, वो तो साल भर पहले ही उम्मीदवार तय कर देते हैं कि फलाने निर्वाचन क्षेत्र में हमारे ये लोग लड़ेंगे, और बहुत बार फिर चुनाव फिर की तारीखों के बाद बदलाव भी होता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को जाहिर है, उन लोगों को मौका मिलता है अपना चुनाव प्रचार करने का, सबसे पहले वो जनता संपर्क शुरू कर देते हैं और अपना एक तंत्र बनाना शुरू कर देते हैं, तो एक तरह से उनको, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेड स्टार्ट मिलना, वो उनको मिलता है। लेकिन फिर कभी कभी राजनीतिक परिस्थिति जब बदलती है बीच में, तब वो उम्मीदवार पार्टी के गले की फांस भी बन जाते हैं और मुश्किल भी होती है, उनको ऐन मौके पे बदलना भी पड़ता है, इससे कुछ पार्टी को नुकसान भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के साथ ऐसा होगा, ये मेरा कहना नहीं है, भाजपा के साथ हो सकता है ऐसा ना हो, भाजपा उन उम्मीदवारों को बनाए रखेगी और उनको पहले प्रचार करने का मौका मिलेगा। सीटें कमजोर हैं, जहां भाजपा का चुनाव परिणाम ठीक नहीं रहा है, तो अभी शुरुआती नजर में आपको ये पॉजिटिव लग रही है रणनीति? हाँ, इसके दोनों पक्ष हैं इस बात के, कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके अंदर एक संभावित जोखिम भी निहित रहता है। ठीक है, हर्षवर्धन जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। रोमाना, मुझे लगता है कि जो अभय जी ने कहा मैं उसी से शुरू करूंगा। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में टिकट पहले बांट देती है, उसकी एक वजह है। बहुजन समाज पार्टी उसको घोषित तौर पर कहती भी है, कभी कभी नहीं कहती है। वो कहती है कि हमारे पास फंड वगैरह की दिक्कत होती है, प्रत्याशी पहले से घोषित कर देते हैं तो पार्टी का कार्यक्रम साल भर से 1.5 साल पहले से चलाने में उस प्रत्याशी के फंड से मदद हो जाती है। ये कोई छिपी बात नहीं है, जो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश को, राजनीति को, वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो
प्रत्याशियों की सूची जारी करना है, ये सरप्राइज एलिमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो रात में 12 बजे तक सीईसी की मीटिंग के बाद रात 12 बजे तक वो पत्रकार खड़े रहते हैं उनके घर के बाहर कि अब सूची आएगी, अब सूची आएगी। तो एक कहें कि पूरी तरह से रणनीति का शिफ्ट है उन सीटों पर पहले जहां कमजोर है। यानी इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी मानती है कि 18 जैसी स्थिति होगी तो ज्यादा मुश्किल होगी, तो जो अपने कमजोर पॉइंट्स है उस पे वो आगे बढ़कर एक तरह से जिसको कह रहे हैं कि खुद ही वो लड़ाई आगे ले रही है। दूसरा, जिस तरह से कर्नाटक को रिपीट करने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत एफआईआर पे एफआईआर करा दिया, दोनों ही पॉलिटिकल है। भ्रष्टाचार का आरोप भी पॉलिटिकल है, झूठा साबित हुआ है, और जो एफआईआर है वो भी पॉलिटिकल है कि अगर आप इस तरह का झूठा आरोप लगाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि रणनीति के तौर पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन वैचारिक जमीन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन कितना लाभ उनको छत्तीसगढ़ में इसका मिलेगा ये कह पाना मुश्किल। ठीक है, राधिका खेड़ा, रणनीति के तौर पर एक बढ़त जो बीजेपी यहां से बनाती हुई नजर आ रही है, जो चुनौती है खासतौर से कमजोर सीटों की, क्योंकि एलानिया अंदाज में बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो सीटें जहां पर हमारी स्थिति मजबूत नहीं है वहां के लिए उम्मीदवारों के इनाम का ऐलान। तो जो चुनौती है, जो चैलेंज है, उसको हेड ऑन लेती हुई, फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो ये तो कॉन्फिडेंस की निशानी है। रोमाना जी, मैं ये समझ इनकी किस तरह की रणनीति है, राजनीति है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए भी कह रहे हैं कि कमजोर सीटों पे इन्होंने वहां पे एक ऐसे इंसान को टिकट दी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ, जो दुर्ग से सांसद है। अब वो महाशय 5 साल में जब से वो एमपी बने हैं 5 मिनट भी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए संसद में नहीं बोले हैं। 800 से करीब ज्यादा ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से गुजरती हुई जाती हैं उनके रूट बदल दिए गए हैं, कई हैं जो रोक दी गई हैं, रोज लेट जाती है। पर मजाल है इस सांसद साहब ने एक बार भी संसद में कुछ बोला हो। जब छत्तीसगढ़ का पैसा केंद्र सरकार देने से मना करती है तब ये सांसद नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के किसान, क्योंकि धान के लिए उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा था, एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा था, तो केंद्र सरकार ने कहा अगर आप अपने किसानों को बोनस देंगे तो हम वहां से चावल खरीदना बंद कर देंगे। मजाल है ये सांसद साहब ने एक शब्द बोल दिया हो। ऐसे इंसान को तो उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ टिकट दी है, जो जनता के सामने बिल्कुल साफ हो चुका है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी सीट प्यारी है कि कहीं अगली बार उसको टिकट ना मिले। सांसद से एमएलए लड़ा रहे, अगली बार पार्षद का चुनाव लड़ाएंगे। तो किस तरीके के ये कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं उससे साफ है कि ये पहले ही हार मान चुके हैं। रही बात मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये साबित हो चुका है, जैसे 40% कमीशन की सरकार ये वहां चला रहे थे, हंसने से कुछ नहीं होगा, ऐसी हंसी मेरे को रामायण याद आ गई, बढ़िया बढ़िया और हंसी ऐसा। लेकिन फिर वापस आते हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसे कर्नाटक में 40% कमीशन खोरी की सरकार थी, उसी तरीके से भ्रष्टाचार, नितिन गडकरी जी की जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के मध्य प्रदेश को चिट्ठी लिखी जून में और कहा कि आपके नाकों पर रिश्वत ली जाती है और वहां पे घोटाला हो रहा है। अब करिए, उन पे एफआईआर दर्ज कराइए, सवाल करिए। ये ना मेरी चिट्ठी है ना कांग्रेस पार्टी की है, ये स्वयं इनके मंत्री नितिन गडकरी साहब की लिखी हुई चिट्ठी है और जो साबित करती है कि मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। व्यापम घोटाला हुआ, आज तक एक बार ईडी वहां नहीं पहुंची। और छत्तीसगढ़ में जो ये बात कर रहे हैं, रमन सिंह जी ने अभी एक कोई बात कर रहा था यहाँ पे, रमन सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा ले गए, पनामा वादा किया मोदी जी ने कि 15 लाख रुपए लेकर आऊंगा। और आप ही के एक चैनल के एंकर को इंटरव्यू में कहा था अमित शाह साहब ने, एबीपी न्यूज का ही वो इंटरव्यू था, कि 15 लाख रुपए काला धन वापस आना वो तो एक जुमला था जी। खुद शाह साहब ने कह दिया 15 लाख रुपए कभी आते हैं क्या, वो जुमला और आप ही के चैनल में कहा था। तो इन लोगों की क्या नीति नियत है। फिर मैं बोलूंगी, ये कहते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल से हम खुश हो रहे, सर वो आप ही के पास थे, दिल्ली आपसे बचा नहीं, कर्नाटक आपसे बचा नहीं, हिमाचल आपसे बचा नहीं, मध्य प्रदेश अभी आप जिसके नाम पे वोट मांग रहे हैं वो भी चोरी की सरकार है। आपकी सबसे बड़ी जो मोदी जी को जब वो 15 अगस्त में भाषण दे रहे थे, उनको सबसे जो अपने गिनवा रहे थे, मैंने ये किया वो किया, ये तो जनता के सामने बताया नहीं कि उन्होंने कितनी सरकारें गिराई, खरीद फरोश, डरा धमका, ठीक है, आज के मुद्दे पर आते हैं ना, आज के मुद्दे पर आते हैं, जरा राज्यों तक की चर्चा को सीमित रखते हैं। जिस बात का यहाँ पर जिक्र आपने किया, जब आप के शर्मा जी भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ बीजेपी विपक्षी दलों को घेरती है और यहां मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है उसी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्नाटक में किया था, बीजेपी सरकार को घेर रही है।
और साथ ही ये दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि फ्रंट फुट नहीं, कमजोर फुट पर है बीजेपी इन राज्यों में। इसी वजह से ये नर्वसनेस दिख रही है बीजेपी की कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। के शर्मा जी। बस रोमाना जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जी। बस इस निवेदन के साथ में अपनी बात चालू करना। इन्होंने बात छत्तीसगढ़ की और उस उम्मीदवार की बात की विजय बघेल जी की। इन्होंने कहा आज तक 5 मिनट भी नहीं बोले। अरे अविश्वास प्रस्ताव में ही डिबेट सुन लिए होते। यही विजय बघेल वहां 5 से 10 मिनट तक बोले उसमें। लेकिन आपको क्योंकि झूठ बोलना है टीवी में बैठ के, ना आपको देखना है ना जानना है। विजय बघेल के चुनाव में मैदान में आने से भूपेश बघेल की घिग्गी बन गई है वहां। ये वो विजय बघेल है जिसने 2008 में भूपेश बघेल को चुनाव हराया था। और आज इस घबराहट में आप आ गए हैं उनके उम्मीदवार बनने से। और ये भी बता दूं कि दुर्ग 4.5 लाख वोटों से जीते लोग, इनके उसमें 4.5 लाख वोटों से दुर्ग का चुनाव उन्होंने लोकसभा का जीता था। और इसके पहले इसी भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुके हैं। मैं तो, मुझे जहां तक शक है रोमाना जी, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, या तो भूपेश बघेल को पाटन सीट छोड़ना पड़ेगा, या तो वो शिफ्ट करेंगे, और नहीं तो आप देख लीजिएगा वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि उन्हें अपने हार का डर आज ही सताने लगा है। आप जो बात कह रहे हैं शर्मा जी, दूसरी बात, मैं यहाँ इसी एक बात पर ही जरा एक बात पर ही मैं काउंटर कर रही हूँ सर, वो ये कि आप बार बार यहाँ पर विजय बघेल जी 2008 में आप कह रहे हैं कि हरा दिया था साहब भूपेश बघेल को। सर 2003, 2013, 2018 इन्हीं विजय बघेल को भूपेश बघेल ने हराया भी है ना सर। सही कह रही हूँ ना सर, मैं आंकड़ा सही दिया ना मैंने? हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज नहीं, हाँ ना, नहीं तो मैं इसीलिए तो आपको आगे भी बातें बताने जा रहा हूँ ना। जी जी, कि उसको तो भी सुनिए ना। जी जी, अगले पॉइंट पर आ जाइए। मैं इसी पहले पॉइंट पर ही बात कर रही थी। आइए अगले पॉइंट। हाँ, मैं दूसरी बात मैं एक चीज और कह दूं बीच में। राजीव रंजन जी भी कह रहे थे कि तमाम सर्वे, आपके यहाँ तो सर्वे दिखाया था, आपके यहाँ तो मध्य प्रदेश का भी सर्वे दिखाया था। 20 साल हमारी सरकार होने के बावजूद आप हमें और कांग्रेस को बरोबर दिखा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के अगेंस्ट। ये तो आप ही ने सिद्ध किया आपने उससे। राजस्थान का आपने सर्वे दिखाया जहां हमें बढ़त दिखाई है। तो ये कौन सी सर्वे की बात राजीव रंजन जी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इनका कोई अलग से सर्वे चलता हो। तीसरी बात, अभी इन्होंने बहुत सी बात की, मध्य प्रदेश में गोठान जैसे जो इन्होंने कार्य चलाया था उसमें हजारों करोड़ रुपए का जो है घोटाला सामने आया। आप सोच सकते हैं कि वहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण रख देता हूं, 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी हुई है और 17 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सामने आया है। तो बाकी रुपए कहां गए? वो सारे गोबर कहां गए? वो अभी उसकी जांच उसकी भी चल रही है, वो भी अभी सामने आएगा। आप देखिए वहां का शराब घोटाला, शराब घोटाले के अंदर इनके कौन कौन लोग जाकर फंसे, सारे इनके सेक्रेटरी। और ये जब फंसते हैं तो अपनी सेक्रेटरी पर लाद देते हैं कि साहब उसने डिसीजन किया। तो ये सारी परिस्थिति, अभी आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश में इनकी हालत देखिए। जो कभी हिंदुओं को गाली बकते नहीं थकते थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वो लोग आज क्या कर रहे हैं? वहां पर कथा करवा रहे हैं। मतलब ये शिफ्टिंग की, आज हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। तो कांग्रेस को खुद ही वहां ये लगने लगा है कि हमारी जमीन खसक रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, कुछ बचा नहीं, समझ गए सर, मैं जवाब लेती हूँ। राधिका जी मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। वही कमलनाथ है ना, आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। कांग्रेस कॉपी कर रही है बीजेपी को। 30 सेकंड के लिए टाइमर ले आइए जल्दी से राधिका जी, 30 सेकंड, उसके बाद बाकी मेहमानों का मुझे रुक करना है। 30 सेकंड का समय राधिका खेड़ा। शर्मा जी आपने ध्यान से नहीं सुना था। मैंने ये नहीं कहा कि वो बोले नहीं, मैंने कहा छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोले, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में नहीं बोले। जो छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्या एक बार उन्होंने सामने नहीं रखी। मैं चैलेंज करती हूँ, आप और मैं सामने बैठे 5 चीजें गिनवा दीजिए बतौर दुर्ग सांसद जो उन्होंने दुर्ग की जनता के लिए करी हो, जो उनकी उपलब्धियां हो। चैलेंज दे रही हूँ, गिनवाइएगा। कुछ नहीं मिलेंगी, ढूंढ के भी निकलेंगे तो भी नहीं मिलेगी। और रही बात करप्शन की, आप मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं कि हमने इतने दिन में ये करप्शन कर लिया वो कर लिया। अरे भैया हम इतने करप्ट थे तो हमारे एमएलए छीन छीन के ले क्यों गए? करप्ट पार्टी के एमएलए आपके यहाँ के पाक साफ हो गए, गंगा मैया नहा ली। मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके बाद दोबारा आऊंगी आप दोनों के पास। मैं आगे बढ़ रही हूँ, दोबारा आऊंगी आप दोनों के पास। राधिका खेड़ा 30 सेकंड हो गए हैं। अभय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं दोबारा से बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। अभय जी जल्दी से आइए सर। देखिए
आपकी मैं 30 रोमाना जी, आपकी मुझे इस भी चर्चा के 30 केंद्र में सेकंड ये तो मुझे भी देंगे है ना। कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो उसके कमजोर पहलू हैं, हाँ। उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ पेशबंदी कर रही है। ठीक है। वक्त से पहले उम्मीदवारों का चयन कर रही है ताकि वो जल्दी अपना काम शुरू कर सकें। अच्छा, अब अगर मैं अपनी याददाश्त पे इस बीच में जोर डाल रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और कौन कौन सी कमजोरियां हैं कुछ सीटों पर चुनाव न जीतने के अलावा, तो जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में एक आम शिकायत वहां पर यह है कि वहां कार्यकर्तागण स्थानीय स्तर पर नाराज हैं मध्य प्रदेश में। और ये अखबारों में भी सारी खबरें छप चुकी हैं, इनके विश्लेषण भी प्रकाशित हो चुके हैं और ये इस बात को लेकर भाजपा आलाकमान चिंतित है। और उसने मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे विजय वर्गीय हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, सबसे कहा है कि भाई कार्यकर्ताओं को मनाने का अभियान चलना चाहिए। उसके बाद से इस बारे में कोई और दूसरी खबर नहीं आई। हो सकता है उन्होंने कार्यकर्ताओं को मना लिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। दूसरी खबर यह है कि जो मध्य प्रदेश में बीच में चर्चा चल रही थी कि शिवराज सिंह जी को हटाया जाएगा, उनकी किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, फिर ये खबर आई नहीं बनाया जाएगा। यहां तक कि पहले तो पत्रकारों के बीच में ये तक बात चलनी शुरू हो गई थी कि कौन जा रहा है मुख्यमंत्री का और अध्यक्ष कौन बदलेगा। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे अरसे से उसकी जो चुनावी पेशबंदी है वो एक तरह की अनिश्चितता और अस्थिरता की शिकार रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने इसको दुरुस्त महसूस नहीं किया होगा, दुरुस्त नहीं किया होगा। तो भाजपा के वहां पर मध्य प्रदेश में और भी बहुत से कमजोर पहलू हैं। ठीक है, आप जो पॉइंट कह रहे हैं सर, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी को आना चाहिए। हर्षवर्धन जी, मध्य प्रदेश भाजपा अनिश्चितता, अस्थिरता जिसका जिक्र यहाँ पर अभय दुबे जी कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि साहब वहां पर भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है जो भूपेश बघेल को चुनौती दे पाए। तो यही मजबूरी बीजेपी की कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर एक पोजीशनिंग, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है क्या सर? नहीं, छत्तीसगढ़ के मामले में तो मुझे आज की तारीख में भी भूपेश बघेल बहुत आगे दिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी नेता के तौर पे, कार्यक्रम के तौर पे बहुत पीछे दिखती है। लेकिन एक काम तो देखिए उन्होंने कर दिया जी। अब दुर्ग के सांसद हैं विजय बघेल, दुर्ग लोकसभा में ही पाटन विधानसभा आती है और वहां भी बहुत अच्छे वोटों से जीते थे। तो भूपेश बघेल के लिए परेशानी तो कर दी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के सामने ऐसा प्रत्याशी होगा तो एक नैरेटिव बदलता है। लेकिन अभी भी भाजपा वहां बहुत पीछे है, उसे बहुत कैचअप करना है। मध्य प्रदेश को लेकर मैं इससे कतई सहमत नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश नियमित तौर पर मैं वहां आता जाता भी रहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कभी अस्थिरता की स्थिति नहीं रही। ये जरूर रहा कि केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर खोज रहा था, बार बार ये चर्चा हुई और ये सच भी है। ठीक है। लेकिन बाद में ये केंद्रीय नेतृत्व में भी और शिवराज सिंह चौहान एक तरह से सहमति पर हैं कि फिलहाल कोई और विकल्प नहीं होगा। और जहां तक कार्यकर्ता की बात है, जो गुजरात जिसकी हम बात करते हैं, गुजरात से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर वहां मजबूत है। शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता है और भाजपा की जो कमजोरियां हैं उसको समय से दूर कर रही है, काफी हद तक उसमें वो आगे निकल चुकी है बेहतर स्थिति में। ठीक है, इसका चुनाव का जो 2023 के अंत में है, 2024 पर किस रूप में असर पड़ेगा, इस पर मैं अगले राउंड के लिए बस राजीव जी आपके पास आ रही हूं, माधव जी आपके पास भी मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बार फिर से जरा के शर्मा जी के पास हमें चलना चाहिए और इस सवाल के साथ चलना चाहिए जिसका जिक्र थोड़ा सा इससे पहले राजीव रंजन जी ने किया था। कहां तो एक वो दौर था बीजेपी का, के शर्मा जी, जहां कोई भी नेता, कोई भी उम्मीदवार इस रूप में मायने नहीं रखता था कि सबके चेहरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाला एक वो मुखौटा सा लग जाता था, उसके बाद सब कुछ मोदीमय हो जाता था। माना यह जाता था कि बीजेपी को किसी और की जरूरत ही नहीं है, उम्मीदवार कोई भी हो, चुनाव कोई सा भी हो, मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ जाएगा और पार्टी जीत हासिल कर लेगी। ऐसे में ये जो शिफ्ट हो रहा है पार्टी की रणनीति में, इसको उससे जोड़कर देखा जाएगा क्या सर? हालांकि जितने सर्वेज आते हैं उसमें तो लोकप्रियता का ग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाई है जी। नहीं रोमाना जी, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज केवल देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज कोई हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं और हमें बड़ा गर्व है कि हमारी वो भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे वरिष्ठ नेता है, तो उनका पैन इंडिया इम्पैक्ट है। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये तो आप लोगों का व्यक्तिगत जो भी विश्लेषण हो, मैं उसमें नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कैडर
और इनके सबके प्रयास, यदि आपने माननीय प्रधानमंत्री हर चुनाव के बाद आपने देखा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा धन्यवाद किसी का वो करते रहे तो हमारे एक एक बूथ कार्यकर्ताओं का। और यही नहीं, बूथ कार्यकर्ताओं तक से संवाद करना, ये बूथ कार्यकर्ताओं तक से व्यक्ति वर्चुअल संवाद करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति रीति रही है। और इसलिए ये भी कहते रहे कि शायद ओवर डिपेंडेंसी उनके ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर ये लॉन्ग रन में पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाएगी। क्या वही ये डिपेंडेंसी कम करने की एक कोशिश है, उसी रणनीति का ये हिस्सा है पार्टी की तरफ से? नहीं, हाँ। ये गलत फहमी है, ये गलत विश्लेषण है। मैं आपको दूसरा एक विश्लेषण बताता हूँ। जिस 30 सीट की आप 21 सीट हमने छत्तीसगढ़ में घोषित किया है, हाँ जी। छत्तीसगढ़ में रोमाना जी 5 संभाग हैं। इस यदि 21 सीटों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा हर संभाग से 4 या 5 जो है ऐसी सीटों को जो मार्जिनल सीट है, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि वो सीट हम कभी जीते नहीं है। मैं आप कहेंगे तो मैं क्रमवार बता दूंगा किस किस सन में कहां से कौन कौन हमारा उम्मीदवार जीता हुआ है वहां, लेकिन वो मार्जिनल सीट रहा है। और वहां पर हमने हर संभाग में 4-4, 5-5 सीट दिए, चाहे वो जगदलपुर बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर हो या बिलासपुर हो, हर संभाग से इसलिए दिया कि और उसके मार्जिनल सीटों पर हम कभी भी, मैं आज भी कहता हूं, छत्तीसगढ़ में हम कभी 58-60 से ऊपर नहीं गए। 90 सीटें वहां की चुनाव में रहती हैं। विधानसभा में 3 बार हमने जो सरकार बनाई है, हम 60 से ऊपर नहीं गए। तो लगभग 30 सीट ऐसी गैप की हैं जहां हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। हमने उसकी एक कोर निकाली है, कभी भी इधर उधर जा सकता है और इसीलिए आप लोगों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ठीक है सर, मुझे लगता है जरा सा राजीव जी के पास में आऊंगी। राजीव जी, लेकिन क्या इससे एक ये संदेश नहीं जा रहा है कि साहब अगर राज्य में बीजेपी को डबल इंजन की सरकार चाहिए तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी की पूरी निर्भरता काम नहीं आने वाली? ये रणनीति में जो शिफ्ट है, क्या ये इसका संकेत देती हुई नजर आती है सर? और इसका आगे 23 के चुनाव का, और 23 के चुनाव के लिए रणनीति का 24 के चुनाव पर आपको क्या लगता है सर, क्या असर पड़ रहा है? देखिए, एक जो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ ऐसे इस देश में राजनेता हुए जिनके नाम पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मिलते थे। इंदिरा जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और निसंदेह नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनके नाम पर पार्टी संगठन की कमजोरियां या उम्मीदवारों की निष्क्रियता या उनकी अयोग्यता भी कई बार छिप जाती थी और वो चुनाव जीत जाते थे। ऐसे अनेक उदाहरण बिहार के शहरी सीटों पर भी हैं जहां पार्टी संगठन का टिकट होना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब स्थिति क्या है, जब ऑब्जर्वर ने कुछ चीज़ें महसूस की, वो एक झिड़की भी है, नसीहत भी है और काफ़ी बारीक विश्लेषण है कि अब कम से कम एक चेहरे के बल पर आप 2024 में वापसी का अगर सपना देख रहे हैं तो बड़ी गलती करेंगे और ज़मीन सरक जाएगी। स्थिति वही है। अब जिस तरह से ये जो सीटों पर चुनाव के बहुत पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, जिसकी कभी आप आलोचना करते थे, देश के 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज की आप आलोचना करते थे, इस रास्ते पर केवल आप इसलिए गए हैं कि अगर इन राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव में, मैं मिजोरम भी इसलिए जोड़ करके कहता हूं कि बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और मणिपुर के बाद मणिपुर में भी जनता के कोप का शिकार ये होंगे, ये बिल्कुल ही तय है। और देश के जिन 4 राज्यों में, तेलंगाना में इनकी स्थिति क्या है इनको भी पता है, इनके पक्ष में वो नतीजा नहीं आना है। ये 3 राज्य जिन 2 राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, कतई इनकी वापसी नहीं होगी। ठीक है सर, और इसके बाद जब 2024 के चुनाव में ये जाएगी, साहब 2024 तो के लिए विपक्ष काफी की तरफ बड़ा से यही नैरेटिव आगे बढ़ाया जाएगा ना कि साहब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत बीजेपी को नहीं है यकीन। इसी वजह से बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही देखिए उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर देती है। कह रही है हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपने उम्मीदवारों को तैयारी के लिए, कह रही है हम बारीकी से प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी को ही जीत का पूरा भरोसा नहीं है। क्या ये नैरेटिव अब विपक्ष आगे नहीं बढ़ाएगा? माधव जी, देखिए, विपक्ष क्या बढ़ावे, विपक्ष का काम है। विपक्ष की न नीति सही है न नियति सही है। और राजीव जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षक से बोरा बेचवाते हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, देश के बारे में क्या बोलेंगे। चलिए ये नहीं, बहरहाल आप बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, आप अपना काम कीजिए माधव आनंद जी। मैं बार बार
अनावश्यक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। माधव जी, वैसे बात सही है, आपने पहले भी इस तरीके से अटैक किया सर, थोड़ा संयम के साथ ना, और जिस बड़ी डिस्कशन के लिए, बड़े मुद्दे के लिए आपको बुलाया गया चर्चा के लिए, प्लीज उसी पर जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा सर। मैं बिहार केंद्रित चर्चा कर नहीं रही हूँ सर, प्लीज। हम सबको पता है, अभी बिहार से आता है, मैं भी बिहार से आता हूँ। सर माधव जी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे और इस तरीके से सर निजी टिप्पणियों में उलझेंगे तो प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रुमाना जी, एनडीए के लिए सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है और आज भी वही हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं, हमारे पास एक नेता है नरेंद्र मोदी जी। सर्वमान्य रूप से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार पुनः भारतवर्ष की जनता उनको जैसो आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जहां तक कहा कि नहीं, पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे भरोसा नहीं है। बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है, बैक फुट पे नहीं खेलती है। ये इंडिया वाले जो घमंडिया लोग हैं, ये लोग बैक फुट पे खेलने के लिए जाते हैं। बीजेपी ने फ्रंट फुट पे खेलने का काम किया है। ताकत तो तुम उम्मीदवार खड़ा कर दो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख कर रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मायने रखेगा या नहीं रखेगा कि रणनीति पार्टी की तरफ से क्या बनाई गई है 23 के चुनाव को लेकर, या सब कुछ 24 के लिहाज से नतीजों पर निर्भर करेगा? 23 में नतीजे क्या रहते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के? हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, निश्चित तौर पर सेंटीमेंट तो असर करता ही है। हालांकि इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2018 में हार गई थी और उसके बाद 2019 में बहुत अच्छे से जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सेंटीमेंट खराब ना हो, इसकी कोशिश करनी है। कांग्रेस के लिए चुनाव भी जीतना है और उसके बाद उस सेंटीमेंट को कैसे लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ाएं, ये भी दोहरा दबाव। अभय जी, देखिए, गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है। अच्छा। हाँ, ये जो राज्य हैं, यहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और कोई पार्टी तो है नहीं बीच में। जो गैर भाजपा गठबंधन इंडिया है, उसकी और कोई पार्टी तो यहाँ पे है नहीं। तो कांग्रेस को इन तमाम राज्यों के अंदर कर्नाटक जैसी जीत दर्ज करनी अनिवार्य है। छोटी मोटी जीत से भी काम नहीं चलेगा। अगर ये लोकसभा में अपने मोमेंटम को ले जाना चाहते हैं तो इन्हें 3 राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश को जीतना होगा। तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर कांग्रेस किसी एक राज्य में भी चूकती है तो इससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिहाज से नुकसान होगा। यह कांग्रेस के लिए बिल्कुल अनिवार्य है एकदम। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर 23 का चुनाव है, लेकिन नजर 24 पर है और 24 का सियासी घमासान। इसीलिए बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है।